बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है यार, मैं तो क्लास नहीं जा रहा हूँ, तुम जाओ। पर क्यों? हिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हमारे अपने बीते हुए कल के बारे में पता चलता है। पर हिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मेरे सर के ऊपर से चला जाता है। अच्छा बंटी, तुम क्या ये नहीं जानना चाहोगे जो हमारा राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय कैसे बना? इसमें कितनी सारी चुनौतियां आई होंगी। अरे बुद्धू, हाँ हाँ इतना हाँ आसान हाँ। भी नहीं था राष्ट्रीय राष्ट्रीय बनना। बनने में चुनौतियाँ, ये भी कोई बात है? ये तो यूं ही बन गया होगा। भला वो कैसे? तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि राष्ट्र निर्माण में कितनी सारी चुनौतियां आई थी। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थीं। बहरहाल दो बातों का सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों को खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ होता। आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इसी परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इन बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौती की चपेट में। चिंकी, तो इन सब में चुनौतियाँ कहाँ से आ गई? अरे बुद्धू, चुनौतियां तो अब शुरू हुई थी। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तत्कालीन चुनौती एकता के सूत्र में बांधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता के किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इनकी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में कई समाई और आशंकाएं एक तरह से सच साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर ख्याल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को गीतांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान का खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पढ़ ही चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने सांसदीय शासन और आधारित प्रतिभूति मूलभूति लोकतंत्र को अपनाया। इस विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी थी संविधान में मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। और तीसरी चुनौती थी कि ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता और बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के लिए लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था, जिसे राजनीति को जरूरत पूरा करना चाहिए।
अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी को खत्म करने के लिए कारगर नीतियों के तौर पर की गई थी। ये तो वाकई में बहुत बड़ी चुनौती थी।